नमस्कार दोस्तों, ये 2020 का एक गेम है जो लॉकडाउन के दरमियान से शुरुआत किए जा रहे हैं। इसमें यह देखना है कि जल्दी जल्दी किसी क्वेश्चंस को आप कैसे पढ़ते हैं, जल्दी से मारते हैं, क्योंकि लिमिट टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन बनाना होता है। जो जीता वो सिकंदर होता है। बनाने वाले तो फिर 2 घंटा में भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी उपादेयता नहीं है। इस बात की उपादेयता है कि निश्चित समयावधि के भीतर कैसे आप बना लेते हैं। जिस क्वेश्चन को जितना देर आपको समझने के लिए दिया जाता है, ओवल को काला करने के लिए दिया जाता है, ये सब भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। इसे 2 बात होगी आपकी। एक तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएगी कि 20 मिनट के अंदर में हम इसे कैसे बना सकते हैं इस प्रश्नों को। इन सारे प्रश्नों की जवाब देने के लिए ये जो टेस्ट आयोजित किए गए हैं, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सप्ताह में ये 4 दिन का 2020 टेस्ट होगी, और ये कब कब होगी ये लोग बताएंगे। लेकिन अब इस बात को चलते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे जल्दी जल्दी बनाते हैं, ताकि हम सैटरडे के टेस्ट में जो एक लॉन्ग रूप में टेस्ट होती है उसको आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हम इसमें सिलसिला में लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, आप ज़रा क्वेश्चन को ऊपर करिए। आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। 4थी अनुसूची क्या है? राज्यसभा से सीटों का आवंटन किया गया है। पहली अनुसूची से 12 अनुसूची तक आपको सीधे से रट लें आप। एक अनुसूची शेड्यूल से जुड़ा हो क्वेश्चन तो रहता ही है। तो 4थी अनुसूची का संबंध किससे है? ये आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन, उत्तर सीधा यह हो जाएगा। जबकि राजनीतिक दल बदल जो है यह आपकी 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तर ये नहीं होगा, ये लेट से लिखता है। पंचायती व्यवस्था जो है वो ऑलरेडी 11वीं अनुसूची में है, और भाषा से संबंधित ये 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है। राज्यसभा से 4थी अनुसूची यहाँ से रिलेटेड है। सीधा 4थी क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे 4थी यहाँ आ गया, राज्यसभा आ गई। आगे चलिए। भारत संविधान की 3री अनुसूची में क्या उपबंधित है? 3री अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है? संघ के मंत्री पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप। जितने भी संवैधानिक पोस्ट क्रिएट किए गए हैं सभी शपथ लेते हैं अनुसूची 3 के तहत। लेकिन ये यूपीएससी के में पूछा गया भी यह क्वेश्चन है। इसमें है क्या, राष्ट्रपति की जो आपकी शपथ की बात आती है वो संवैधानिक प्रक्रिया है, इनको इस अनुसूची से बाहर रखा गया है। हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से यह बात कह देते हैं कि राष्ट्रपति को भी इसी में शामिल की गई है, लेकिन राष्ट्रपति के शामिल से बाहर है, क्योंकि ये संविधान सर्वस्व अधिकार राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति के पर्दे के पीछे ही सारी काम का संपादन हमारी कार्यपालिका के शेष व्यक्ति करते हैं, जिसका नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री करते हैं। अब यहाँ आप विकल्प दिया गया है कूट के हिसाब से, तो इसमें सीधे देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ का जो प्रारूप है, यह प्रारूप इस सूची के तहत ये बात नहीं मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर शेष मुद्दा आएगा 3 को हटाने के बाद। जरा कूट निकालिए, या इधर से कॉन्शियस नज़र देखिए। अब देखिए 3 नंबर में वो था, जरा नीचे करो, थोड़ा नीचे। अब यहाँ पर आपका 3 नंबर में यह चीज़ नहीं था, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 विकल्प कौन सा आ गया? सी विकल्प हो गया। तो सी यहाँ पर उत्तर आ गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने भारत संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये अंबेडकर जी ने कहा है कि हमारी जन्म कुंडली है। जिस तरीका से हमारी आपकी जन्म लेते हैं, उस समय ग्रह नक्षत्र संयोग क्या है, उन सभी बातों की हमारी जो कुंडली बताता है, इससे हमारी भविष्य भी बताया जाता है। तो भारतीय संविधान के भविष्य क्या है, यह चीज़ के बारे में प्रस्तावना में निहित है, और प्रस्तावना का ही व्याख्या हमारे 395 अनुच्छेद और 22 भाग में की गई है। इसे जन्मकुंडली निश्चित रूप से है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है। चलिए आगे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? सॉरी, एक मिनट हटाओ तो इसको हटा दो, तो इसको हटा दो। इसमें विकल्प पढ़ना पड़ेगा। के.एम. मुंशी, ये स्टेटमेंट आएगा के.एम. मुंशी का, और संविधान का दस्तावेज कहा है यह भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे। विधायन पर सत्ता
विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, एक कांस्टेंट करता है, एक ब्रेक व्यवस्था करता है कि आपका जो कानून बन रहा है वो समता के आधार पर है कि नहीं है। यदि समता के आधार पर वो नहीं है और क्षमता पैदा करता है तो वहाँ पर यह एक ब्रेक लगाएगा, नियंत्रण लगाएगा। तो संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 14 है, और 14 अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकार की एक आत्मा के रूप में निहित है, मौलिक अधिकार की भाव को व्यक्त करता है कि हमारे देश में सभी व्यक्ति समान है, और इस समानता की सिद्धांत ही एक भ्रातृत्व के संबंध को दिखाया गया है। तो अनुच्छेद 14 आगे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में सुनिश्चित किया गया है, यह काम आर्टिकल 39 के भीतर आता है, और 39 का जिक्र जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भीतर की गई है। इसलिए समान कार्य का समान वेतन ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कहता कौन मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, हम जा सकते हैं अदालत में। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन ये डीपीएसपी का विषय है, तो कहता है कि मौलिक अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष बराबरी, सबकी बराबरी आर्टिकल 14 है। धर्म पालन स्वतंत्रता का अधिकार है तो यह भी मौलिक अधिकार है, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी के भीतर में चर्चा की गई है। इसलिए कि एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बिलोंग्स टू 39 के भीतर ये वर्णन है, इसलिए समान कार्य समान वेतन यह आएगा। कहता है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो है ये सब है, लेकिन एक यह डीपीएसपी है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? अब है क्या, इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कहा गया कि मंत्रिमंडल जो भी प्रस्ताव एक बार भेजेगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन मोरेसा की सरकार जब केंद्र में सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को बदल दिया और कहा कि यदि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को परामर्श भेजते हैं तो एक बार राष्ट्रपति का अधिकार है कि आप बैक कर सकते हैं, लेकिन दोबारा विचार जैसे भी देंगे राष्ट्रपति को बाध्य होकर के स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये 44th अब कहता है, ये 44th अमेंडमेंट में किया गया, एक संशोधन राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिसभा पुनर्विचार एक बार उसे वापस करने के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं। ये 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने यह प्रावधान किया था, मोरारजी देसाई। और जैसे मैंने कहा कि आपको भेजते हैं, आप पहली ही बार में आपकी बाध्यता हो जाएगी। यह 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा प्रोविजन लाया था। आगे, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? राष्ट्रपति दो स्थिति में लोकसभा को भंग कर सकते हैं, एक 85A के तहत और दूसरा 85B के तहत। जब दो शर्त 85A कहता है कि जब दो शर्तों के बीच की दूरी 6 महीने से अधिक हो जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। और 85B कहता है कि यदि किसी भी दल का नेता सदन में बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इस प्रकार से इंडियन किस अनुशंसा पर अब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो यह ध्यान रखना है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 85A और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 85B के तहत ये आते हैं। 85B के तहत मध्यावधि चुनाव की स्थितियां पैदा हो सकता है, दो स्थिति में हो सकता है। 85A के तहत आज तक भारत के संविधान में एक बार भी ऐसी इस चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन 85B के तहत ये 5 बार प्रयोग किया गया है और 5 बार प्रयोग करने के बाद देश में 5 मध्यावधि चुनाव भी हुआ है। और ये 5 मध्यावधि चुनाव 1971 में पहली बार हुआ था, फिर दूसरा हुआ 1979, उसके बाद 1991, 1998 और 1999, ये 5 बार ये चुनाव हुआ। तो यहाँ पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश अनुसार नहीं होगा, लोकसभा के अनुसार नहीं होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार यही सही होगा, इसलिए उत्तर आ गया सी। निम्नलिखित और ऊपर करो, कूट भी थोड़ा है इसमें। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
राष्ट्रपति सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, संविधान का था, ये राष्ट्रपति का काम है, लेकिन राष्ट्रपति का यह कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा संपादन होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति भारत सरकार का अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों के कार्य का आवंटन कर सकते हैं, उनके किए गए कार्य का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं, किसी विषय पर कह सकते हैं कि आप विचार दो, जानकारी तक ले सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, कहता है विचार करिए। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये संविधान कहता है कि ये राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी, इसलिए यह 2 नंबर का विकल्प जो है यह गलत है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है और केवल एक सही है, उत्तर ए, इसलिए उत्तर हुआ ए। करें ध्यान धाव करें, यदि भारत के प्रधानमंत्री के संसद के उच्च सदन का सदस्य है, उच्च सदन यदि राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या करेंगे, लोकसभा में जो भी प्रस्ताव होगा वो वोट नहीं करेंगे, बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बातों की जवाब दे सकते हैं। क्या मंत्री प्रधानमंत्री भी होते हैं, मंत्री को अधिकार है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार सदन के जो सदस्य हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता है, इसलिए वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता है। यदि अब सवाल क्वेश्चन उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत, इन सारे प्रस्ताव पर में भी निंदा प्रस्ताव, ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो लोकसभा में ही पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये सारी प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं। राज्यसभा से इसका कोई सरोकार नहीं है, राज्यसभा में ऐसे विधेयक पेश ही नहीं होते हैं। यदि राज्यसभा का सदस्य यदि प्रधानमंत्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में भी वोट नहीं दे सकेंगे। और ये शेष चीज़ है, वक्तव्य दे सकते हैं, बजट पर भाषण दे सकते हैं, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, वोट नहीं दे। क्या होता है तो ये होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें ये तो आपकी पहले भी चर्चा हुई है, ये राज्यसभा से जुड़ा हुआ चौथी अनुसूची है। संघ राज्य की भी शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन, इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन है। क्वेश्चन पूछने का लहजा ये भी हो सकता है, हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड के रूप में भी आप समझ लीजिए। ये राज्यसभा से चौथी अनुसूची राज्यसभा। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित राज्य युग्म में किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में पूछ रहा है हमें राज्यसभा, तो आंध्र प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में फिर यहाँ 11 हो गया, तमिलनाडु में 18 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है। आपकी दिए गए विकल्प में से कह रहा है किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। लेकिन क्या उत्तर होगा, इसमें से नन ऑफ दिस, इसमें से दिए गए उत्तर कोई नहीं होगा। और जितना संख्या आता है मैंने यहाँ बता दिया। देखिए, समानता नहीं है, 11-19 समानता नहीं है, 11-18 समानता नहीं है, 11-10 समानता नहीं है, 19-18 समानता नहीं है। आपका दिए गए विकल्प सभी के सभी गलत है। यदि बीपीएससी क्वेश्चन का दायरे में से रखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला जो विकल्प होगा ई वाला उत्तर बीपीएससी के हिसाब से ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई उत्तर नहीं है। नेक्स्ट आगे, अब इसको क्या करेंगे, विकल्प गलत है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब जो है उसमें हम ही दिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब कहता है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आता है। अब प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट देखिए कहाँ है, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर होगा बी। ये सत्र न्यायालय, ये मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को यह एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या है, संज्ञेय है, और इस संज्ञेय अपराध के दायरे में से माना जाएगा आपका जो है जमानत आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो पहले पुलिस हिरासत में ले लेगी।
इसलिए संज्ञेय अपराध के श्रेणी में ये चीज आ जाता है। नेक्स्ट आ गया, किसी राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद पर बने रहते हैं, इसे कहते हैं प्रसादातार जविर्जनम प्रसाद पर्यंत। ये राज्यपाल का कार्य भी इन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड करता है, जब तक चाहें, इसलिए अनुसार ये पद पर बने रहते हैं। राज्यसभा की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यह भी सही है, यह भी सही है। समानता हुआ 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, समानता हुआ 5 वर्ष तक रह सकते हैं कार्यकाल के रूप में, इसीलिए 1 2 विकल्प, यानी इधर ध्यान दीजिए भाई, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर उत्तर आ गया सभी चारों। आगे हो गया, 20 हो गया। मुन्ना सर का लगता है गाड़ी उस तरफ है, कार एक फंसी हुई है, हॉर्न मार रही है। अच्छा, चलिए ये खत्म हो गया। अब मिश्रा सर आ चुके हैं 2020 की बल्लेबाजी करने के लिए। दे धनाधन स्कोर ठोकिए। बोमी मामला सब छले, कहाँ गए कुछ? बोमी मामला सब छले हैं? ये जो था कर दिया। अच्छा, अरे भड़कता है। हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं सुबोध कुमार मिश्रा इस 2020 टेस्ट में ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन के साथ हूं, और ये जो 20 प्रश्न हैं इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो सही आंसर होगा वो मैं बताऊंगा, और क्यों होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 2020 का जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। आप जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि, आप याद रखेंगे, भारत का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट n से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट n अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य स्थित है। अब कहता है कि सुदूर पश्चिम कौन होगा? 68/7। यहाँ 68/7 देखिए गुजरात में है, ये राजस्थान में नहीं। 68/7 गुजरात पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व ईस्ट, यहाँ ई भी दे सकते हैं, गुजरात में है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दक्षिण के पठारी प्रदेश या दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत, तीसरा उत्तर के मैदानी प्रदेश या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा तटीय मैदान। ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं हैं? पाताल तोड़ कुआं शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। इसको अंग्रेजी में आर्टिजन वेल कहा जाता है। समझ रहे ना, आर्टिजन वेल कहा जाता है। पाताल तोड़ कुआं, ये जो आया है ना आर्टिजन वेल, ये ऑस्ट्रेलिया से ये शब्द आया है ना। जैसे होता क्या है कि जब 2 अपारगम्य चट्टान के बीच में एक पारगम्य चट्टान होता है, उसमें पानी भरा रहता है, और जब आप ऊपर के चट्टान को खोदेंगे तो अंदर से पानी स्वतः बाहर आने लगता है प्रेशर के कारण, तो उसी को आर्टिजन वेल कहा जाता है। तो आर्टिजन वेल जो है भारत में, ये जो गिवन चॉइस है, ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में आर्टिजन वेल पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है, तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। अब देखिए, शिवालिक के दक्षिण में जो भावर क्षेत्र है, एक्चुअली तराई क्षेत्र आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां मान लीजिए कि भावर के जगह आप तराई कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
है ना, नहीं तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट करने के लिए भाबर दे दिया गया। वैसे भाबर तराई में बहुत अंतर नहीं है, बस इतना दोनों दलदल क्षेत्र है। अंतर इतना है कि भाबर में नदियां या जो जल प्रवाह है वो भूमिगत हो जाता है, यानी पत्थर सबके कारण लगता है, ऊपर में दिखता नहीं है ना, और तराई में ऊपर चैनल के रूप में आ जाता है। तो आप दोनों कह सकते हैं। तो ये जो भाबर क्षेत्र उदाहरण है, ये है गिरिपद स्थिति। गिरिपद माने क्या होता है, इसको कहेंगे पिडमोंट या पर्वत पदीय। जैसे तराई के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज तराई, तो आप कहेंगे कि फुटहिल जोन ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड तराई, है ना, यानी शिवालिक का जो पर्वत पदीय गिरिपद भी कहा जाए। गिरि माने पर्वत, आप पद माने पैर, या पर्वत पदीय भी कह सकते हैं, या पिडमोंट कह सकते हैं, और आप आसान शब्द कहेंगे अंग्रेजी में पिडमोंट ना कह के आप फुटहिल जोन कहेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, फुटहिल जोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जैसे इसमें कुछ राज्य दिए हुए हैं और पूछता है कि किस राज्य में हिमालय पर्वत नहीं है, तो उत्तराखंड में है हिमालय पर्वत, है ना, सिक्किम में भी है हिमालय पर्वत, हिमाचल प्रदेश में भी है हिमालय पर्वत, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहले जो उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश के साथ था, अगर उस परिस्थिति में तब उत्तर प्रदेश ही होता, लेकिन चूंकि उत्तराखंड जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वो उत्तराखंड के रूप में उत्तर प्रदेश अलग हो गया, यहां पर उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं है, या आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अरावली पर्वत की श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन। अब देखिए 570 मिलियन कितना हो गया, यानी आप कह सकते हैं 57 करोड़, है ना। जैसे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है पैलियोजोइक से पहले, पैलियोजोइक के काल में हुआ है ना, पैलियोजोइक के काल में हुआ है, और पैलियोजोइक का समय है 600 मिलियन वर्ष से लेकर 225 मिलियन वर्ष के बीच के समय को पैलियोजोइक कहा जाता है। तो यानी 570 मिलियन वर्ष पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, यानी आप करोड़ में कहेंगे तो 57 करोड़ साल पहले इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच है। अब देखिए कुल्लू जो घाटी है ना, कुल्लू मनाली, ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। नेक्स्ट, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है ना, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण नहीं, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम नहीं, समझ रहे ना, ये भी नहीं, समझ रहे बात को। उसके बाद केदारनाथ मंदिर के उत्तर, ये आंसर हो जाएगा। देखिए केदारनाथ मंदिर के उत्तर, चूंकि उत्तर जाने पर जो है हिम नदी मिलेगा, ठंडा होगा तब हिम नदी मिलेगा, तो ये आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हिमालय के हिमनदी के पिघलने की गति सबसे अधिक है, क्यों? तो हिमालय पर्वत जो है वो उपोष्ण कटिबंध में है, गर्म क्षेत्र है। दूसरी बात कि पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण तापमान भी औसत बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हिमनदी बहुत तेजी से पिघलता है। नेक्स्ट, हगड़ी सहायक नदी है। देखिए हगड़ी एक छोटी सी नदी है ना, ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा स्वयं कृष्णा की सहायक नदी है और हगड़ी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? अब देखिए सोन नदी की जब बात आती है तो अमरकंटक पठार आप कहेंगे, तो इसमें कोई भी अमरकंटक पठार नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला में अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन? सोन नदी। अमरकंटक पठार से दो नदी निकलती है, सोन पूरब आती है और नर्मदा पश्चिम जाती है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी?
आप ये समझ लीजिए लेटराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां तापमान भी ज्यादा हो, वर्षा भी ज्यादा हो। समझ रहे हैं? तो भाई इसमें ये मालाबार तो आंसर हो गया। कोरोमंडल नहीं, यहां पर तापमान अधिक है लेकिन वर्षा उतनी नहीं होती है। बुंदेलखंड में भी वर्षा कम होती है, बघेलखंड में भी वर्षा कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? अब देखिए, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, ये भी सही है। अपक्षालित माने इसको लीचिंग कहेंगे। लीचिंग क्या होता है, अपक्षालन क्या होता है? तो अधिक वर्षा के कारण, जल के कारण मिट्टी में जो चूना सिलिका है वो जल के साथ घुल मिलकर या तो ढलवा भूमि है तो अन्यत्र चला जाता है, या छिद्र दरार के माध्यम से नीचे जाके गांठ के रूप में जम जाता है। इसी क्रिया को अपक्षालन या निक्षालन कहा जाता है, अंग्रेजी में लीचिंग कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो दोनों सही है। उनकी उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। यहां कहता है कि सही नहीं है, तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही गलत है। क्यों? तो लेटराइट मिट्टी में चूना की कमी होती है या अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं चूना होता है, तो चूना चूंकि घुलनशील होता है, जल के साथ घुल मिलकर बह जाता है, अन्यत्र चला जाता है। तो ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश यानी सप्तमी अष्टमी तिथि को कहा जाता है। प्रतिपदा यानी पूर्णिमा के बाद जो पहली तिथि है या अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है उसको प्रतिपदा कहते हैं। किसी दिन नहीं, पूर्णिमा को नहीं। तो देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आप ये ऑप्शन यहां पर इसको क्या कीजिए, आप काट दीजिए। सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को यहां पर अमावस्या कर देते हैं। आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, अमावस्या को कहा जाता है न्यू मून, न्यू मून कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। आप इस प्रतिपदा को काट दीजिए, है ना? याद रहेगा, सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, अमावस्या को होगा। कब होगा? अमावस्या को क्या स्थिति होती है? चंद्रमा सूर्य पृथ्वी की, तो अमावस्या को पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की स्थिति होती है, इसी को अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा को, हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्यों? तो पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा की स्थिति सूर्य पृथ्वी के विपरीत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप प्रतिपदा को काट दीजिए। सभी आदमी, जितने लोग देख रहे हैं, अमावस्या को इसमें सही कीजिए। अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। एक बात और जान लीजिए, अमावस्या के बाद जो अगला दिन होता है उसको प्रतिपदा कहेंगे। तो वो कृष्ण पक्ष वहां से शुरू होता है, तब तक चतुर्दशी तक, उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगा। अब पूर्णिमा के बाद जो पहला तिथि होता है वो भी प्रतिपदा होता है, लेकिन वो होता है कृष्ण पक्ष। मैं उल्टा बता दिया, यानी अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है प्रतिपदा, वो शुक्ल पक्ष का होता है। आप कह सकते हैं कि जर्नी ऑफ मून फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून इज कॉल्ड कृष्ण पक्षा, और जर्नी ऑफ मून फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इज कॉल्ड शुक्ल पक्षा, यानी अंधारिया इजोरिया। आगे अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? फिर देखिए वो क्वेश्चन आ गया, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। सूर्य चंद्रमा नहीं, जब पृथ्वी नहीं, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इसी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अब देखिए, प्रभामंडल को अंग्रेजी में हेलो कहा जाता है। हेलो रिजल्ट्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एयर। हवा में जो बर्फ के छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण लटके होते हैं, जब उस पर प्रकाश की, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हेलो का निर्माण होता है। तो ये कौन से मेघ में? देखिए, सबसे ऊपर जो मेघ होता है, सबसे पहले पक्षा मेघ बर्फ का बना होता है। दूसरा पक्षाव अस्त्री मेघ, ये भी बर्फ का बना होता है। तीसरा पक्षाव कपासी मेघ, ये भी बर्फ का बना होता है। तो हेलो का निर्माण होता है पक्षाव अस्त्री मेघ में। इसमें देखिए अस्त्री मेघ नहीं, ये नीचे वाला मेघ है। पक्षाव कपासी मेघ इसमें भी नहीं, ये 3 नंबर का बादल इसमें भी नहीं होता है। केवल पक्षाव दीजिए, यानी इसमें जो दिया हुआ है क्या है? पक्षाव मेघों के हिमस्फटिकों में। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है,
उसी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं। कितनी दूरी है, यानी दूरी कितनी है 14.98 करोड़ किलोमीटर या 1.49 मिलियन किलोमीटर, यही एक इकाई होती है, एक खगोलीय इकाई होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, औसत दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस गति की विशिष्टता से होता है? तब देखिए, मौसम परिवर्तन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये भी कारण है। आप देखते हैं कि सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन होती है तो ज्यादा गर्मी आता है क्रमशः, ये भी कारण होगा। यानी यहां पर कीजिए, है ना, धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, ये भी कारण है। तो इसमें सी क्या है, ऊपर बताए गए ए और बी दोनों, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। इस दोनों कारण से अपनी धुरी पर घूमना, इसका मौसम से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए, ये 2020 का जो ये मैराथन जो माने जो है मैच है, दौर है, ये खत्म हो गया ज्योग्राफी का। अब अगला सब्जेक्ट आएगा, अगले विषय के प्रश्न आपके सामने आएंगे और अगले शिक्षक आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद। क्या बोलते हैं? नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से, मैंने और मुन्ना भाई ने बैठकर बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया कि आप लोग को क्या किया जाए कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और उसी विश्लेषण के पश्चात हुआ कि 20 क्वेश्चन साइंस का, 20 आपको ज्योग्राफी का, 20 पॉलिटी का, 20 इकोनॉमी का, 20 करेंट का, 20 बिहार का, 20 इतिहास का, इस सारा क्वेश्चंस प्रतिदिन कराया जाए। 4 दिन तो कम से कम जरूर कराया जाए, ऐसे सैटरडे संडे को टेस्ट चलता ही है। तो वो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके 2213 की परीक्षा हो या इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, उसके लिए एक रामबाण साबित होगा। यह मेरे मुन्ना भाई और अदम्य गुरुकुल के तमाम शिक्षकों को इसके लिए कोटि कोटि का बधाई, क्योंकि यह यूट्यूब पर लाइव बिल्कुल फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे शिक्षकों के माध्यम से। ये नहीं कि ढड़ुआ मड़ुआ के माध्यम से नहीं कि कुछ अपना कर दें, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, यानी कि जो जिनका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं।
क्योंकि करंट और बिहार अभी हम इसलिए हमको करा रहा है कुमार परवीन वैक्सीन लेने गए हैं भभुआ, और कुणाल प्रथम और कुणाल द्वितीय अभी नहीं आए हैं, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो शशांक में कोई जोड़ नहीं है। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो बायोलॉजी वो अभी फिलहाल करा रहा है। तो जब जैसे ही कुणाल आएंगे तो फिर आपको कुणाल द्वितीय आपको बायोलॉजी कराएंगे, और करंट से संबंधित बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आपको बाकी लोग कराएगा। नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? अरे तो कल्ले वाला क्वेश्चन है। नमस्ते योग आयुष मंत्रालय का ही तो कल भी क्वेश्चन था। प्रति वर्ष रक्तदाता दिवस वर्ल्ड डोनर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डोनर डे आपको 14 जून को मनाया जाता है। इस 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे मनाया गया था, जिसमें आईएस एसोसिएशन की ओर से मैंने भी दान दिया, मेरा 49वां ब्लड दान हुआ। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिनिया शुरू किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिनिया शुरू किया गया है? ओलिनिया शुरू किया गया है। बीएसएफ, आईसीएफ, सीआरपीएफ, तो इसमें आपको होगा आईसीएफ का। 13 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? 13 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, बीनू माकड़ और अनिल कुंबले। इसमें बीनू माकड़ होगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आए हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आए हैं? ब्रिटेन, कांगो रिपब्लिक, बोत्सवाना, चीन। तो ये आपको ब्रिटेन में आया है, मंकी पॉक्स ब्रिटेन में आया है। नेक्स्ट, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल 32 है, वर्ष 2022 के ओलंपिक खेल, वर्ष 2022 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? वर्ष 2022 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? ये आपको है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का संबंध किससे है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का संबंध किससे है? G20, ब्रिक्स, G7, IMF। ये इसका है G7 से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है? ये है आपको राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है? हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है? सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन ने पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन ने पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है? ये आपको है लद्दाख। नेक्स्ट, प्रति वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 जून को। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 202 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2002 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 14वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, हैरीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट,
भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया है। ताउते का मतलब छिपकली की आवाज होती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष संजीव कुमार बने हैं। संजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया है। वे चंद्रा नायडू हैं। चंद्रा नायडू हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तरुण बजाज। तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन हैं? नए प्रमुख आपको शब्बीर खंडवाला है। शब्बीर खंडवाला है। ये 2020 करंट अफेयर क्वेश्चन था। अब 2020 बिहार और 2020 इतिहास करने के पश्चात साइंस के सर आपको आएंगे, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा। बिहार कर दो, उसके बाद लास्ट में कर देंगे इतिहास। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में लॉन्गिट्यूड के मध्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर टेलीग्राम पे इसका आंसर बता दिया जाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। इसका आंसर नहीं है बस। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या मध्य प्रदेश, झारखंड, एक बंगाल, 2, सात। ये 7 होगा। बिल्कुल 7 सही है। बिल्कुल सही है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। एक काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कच्छारी क्षेत्र में। इनमें से किसी में नहीं। ये एक भ्रंश घाटी क्षेत्र में, एक भ्रंश घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3। और इसमें चारों की चारों नदियां आपको बिहार में गंगा से मिलती हैं। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। नेक्स्ट, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6, अर्थात आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये होगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल आपको है चावल। चावल। चावल केवल एक सही है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? कैश क्रॉप आपको गन्ना है। बिहार राज्य की गन्ना है। ऐसे ये सारे के सारे कैश क्रॉप है, लेकिन गन्ना बिहार का कैश क्रॉप है। बिहार राज्य का है तो गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, बिस्कोमान, बिहार राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट,
जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना, कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये आपको है बिहार में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान आपको पावापुरी में हस्तिपाल के घर में हुआ था, संलेखन विधि के माध्यम से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था आपको हुंकार, जिसका नाम था आपको हुंकार, जिसका नाम हुंकार था। नौरंग राय उनका वास्तविक नाम था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड है कल का। मुन्ना सर जरा ध्यान दिए कीजिए इस मामले में। हजारीबाग में बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, ये भी आपको रिपीटेड है, 1921 में कल हुआ था, लेकिन देखना है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल का। कल वाला नहीं देख रहे हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। बिहार में जिलों की कुल संख्या थी आपको 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55, 52, 50, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है 55 जिलों थी। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के थे। भितरहवा आश्रम वही है, मैं गया भी हूं। भितरहवा मुरली भरहवा गांव के थे। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मोहम्मद मुनीस। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद मधुबनी के थे, स्वामी सहजानंद बेटा के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब गुजरात थे। 1 और 2 होगा। नीचे कीजिए तो हाँ, क्वेश्चन मार्क। निम्न से कौन बिहार के किसान नेता? चलो ठीक है, चौथा भी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी। यानी पूर्णिया का नेपाल से कोई संबंध नहीं है। जो क्वेश्चन रिपीट हो गया उसके लिए डोंट वरी, आपके याददाश्त के लिए है। मुन्ना सर ने आपके इसलिए रिपीट कर दिया है ताकि आप उसको याद रखिए। देखिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों के सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घर में कुओं का अवशेष मिला है? अब कुओं का अवशेष हालांकि सब जगह है, लेकिन विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो में मिला है। विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो में मिला है। विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो मिला है। विकसित अवस्था में ये मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जिस स्थल का अंत रो मोहनजोदड़ो, चान्होदाड़ो, जुडेर जोदड़ो, वह सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में होगा। वह सिंध मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर। यह दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर हुआ। ट्रेड एंड ट्रेड रूट इन इंडिया, मोतीलाल के द्वारा लिखा गया किताब, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार आपको गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार
निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? कल्याण पश्चिम में है, कॉम्बे पश्चिम में है, बढ़त यानी ताम्रलिप्ति होगा पूर्वी उत्तर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी और ताम्रलिप्ति। इसमें तगर जो था वो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन सेकंड था, जिसने होल अभिलेख जारी किया, जिसको लिखने वाला रविकीर्ति था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम सेकंड ने अपनी मां नायिका देवी के संरक्षण में आपको 1178 में माउंट आबू के पास पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। कन्नौज का युद्ध 1194 इसमें भी मोहम्मद गौरी जीता। मोहम्मद गौरी जयचंद को आपको चंदावर के युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट, भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म आपको 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ है। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मूल समानता है। अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना, ये संसार दुखपूर्ण है। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। इसमें होगा देवरा, कन्नौज, चौसा और सरहिंद। सॉरी कीजिए, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1534, 1539, 1540, 1556। इसको हटा दो। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बनाने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? फरीद ने आपको जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की, तो वहीं के ये थे तहसीलदार थे उसके फादर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल ने इसकी खोज की है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। यह आपको 1586 ईस्वी में आया था, 1586 में, लेकिन बंगाल से आगे नहीं गया, अकबर के समय में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस या जॉन हॉकिंस आपको जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम है आपको अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर युद्ध 1764। आपको ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रईत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। इसमें आपको इसलिए कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना आपको उपयुक्त से भी हो जाएगा। चिरस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों को विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। ये आपको जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका कारण है खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आपको इसमें हो जाएगा 4, दिलचस्पी हट गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एन सी केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है?
महात्मा गांधी आपको यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कौन सही सुमेलित है? ओ महात्मा गांधी, मुख्य नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ये सही है। हो गया। आप साइंस के सर आएंगे, साइंस के सर कराएंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स होगा, और जैसे ही करंट और बिहार के सर आ जाते हैं उसको शुरू करेंगे। ये इसलिए चलाया गया है, सारा हम लोग विश्लेषण करके मिलजुल के इसलिए इसको शुरू किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में नहीं हो। जय हिंद। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग साइंस के डिस्कशन को, और साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या है साइंस में प्रश्न। बच्चे लगातार अदम्य अद्वितीय गुरुकुल और सारे उसके गुरुजन लगे हुए हैं आपको सफलता दिलाने में, आपकी तैयारी की धार को तेज करने में हम लोग सभी जुटे हुए हैं। जब तक ऑफलाइन नहीं खुल रहा है तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको निरंतर जो पटरी पर लाने की बात हो रही है उस पटरी पर ला रहे हैं बच्चे। हम लोग दिन रात आपकी सफलता की कामना करते हुए और लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, तो साइंस के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए साइंस के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चे। और ये देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रश्न है। देखिए जरा इसको, प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार, ध्यान दीजिएगा, पीसा की झुकी हुई मीनार, ध्यान दीजिएगा जरा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि बच्चे आपको पता होगा कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, मान लीजिए कि हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, अगर ठीक है, अगर पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे केंद्र से गुजरे बच्चे, एकदम वर्टिकली, ठीक है, हमारे केंद्र से गुजरे। अगर कोई कुली अचानक सर पर सामान ले लेता है तो बच्चे वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो बैलेंस करने का प्रयास करेगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गड़बड़ है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा या लाइन, ठीक है, तल के अंदर रहती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए कि कोई भी वस्तु अगर ठीक है आपको संतुलन की अवस्था में होगी, उस केस में क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है उसके निम्नतम स्थिति में होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाता है, क्योंकि ठीक है, ये देखिए झुकी हुई मीनार है, यहां से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, यहां से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके मध्य बिंदु से गुजरता है, और ठीक है ये तल के अंदर रहता है, जिसके कारण आपको ठीक है जो मीनार है वो गिरेगा नहीं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बैलेंस स्टेट को यह प्रूव करता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कभी कभी आप देखते होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बच्चे? तो वह केंद्र बिंदु, वस्तु का वह केंद्र बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां से पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है जिसे हम भार कहते हैं। यानी भार बिंदु अगर बात करें, वस्तु में स्थित भार बिंदु की बात अगर करें तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। याद रखिएगा यह बिंदु वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है, तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा इसको। यह बिंदु वस्तु के अंदर भी होता है और वस्तु के बाहर भी रह सकता है, तो एकदम याद रखनी चाहिए इस सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ध्यान दीजिएगा जरा, क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है? बच्चे आपको पता है
कि जब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वो किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा ग्रहण करेगा, तो विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, विसरण द्वारा क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और फिर क्या करेगा बच्चे, ध्यान में रखिएगा कि विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। फिर आपको जलवाष्प, याद रखिएगा जलवाष्प जो है ये, ठीक है, आपको ग्रहण करता है, या क्या क्या कहिए, जल ग्रहण करता है। ये जल की उपस्थिति में क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल जो है यह, ठीक है, आपको एनर्जी को चेंज कर देता है सनलाइट की उपस्थिति में। ये चेंज कर देगा, ग्लूकोज में इसको परिवर्तित करेगा, C6H12O6 में बदल देता है, प्लस 6O2 गैस बाहर निकलेगा। तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ क्या हुआ कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो ये संभव नहीं है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है। बच्चे क्लोरोफिल आवश्यक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। यह पौधा जो है वह क्या करेगा, डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन, मैं बार बार बोलता हूं डिफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे डिफ्यूजन के माध्यम से पौधा क्या कहां से ग्रहण करेगा, तो वायुमंडल से ग्रहण करेगा। जबकि विसरण के माध्यम से यानी ऑस्मोसिस के माध्यम से पौधा ग्रहण करता है किसको, तो जल को ग्रहण करता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, आपको क्या होगा, सनलाइट की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी C6H12O6 का निर्माण करेगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसरण नलिकाओं में किसका प्रयोग करते हैं, तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, ऊपर उठाइए और, ठीक है, ये देखिए क्या होगा, नियोन का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा, नियोन। एडवर्टीजमेंट लैंप में नियोन का उपयोग होता है। नियोन अक्रिय गैस है। नियोन कौन सी गैस है बच्चे, तो अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और, ठीक है, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस होते हैं। ये 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, 18वें वर्ग में पाए जाते हैं और इसे हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं। और इस नियोन का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें बच्चे, तो एडवर्टीजमेंट लैंप में करते हैं। ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये बड़ा प्रभावशाली गैस होता है और याद रखिएगा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी गैस है, आग को बुझाने के लिए उत्तरदायी गैस है। और क्या होगा, तो आपको, ठीक है, का जो खाद्य पदार्थ होता है उसको स्पंजी बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि अमोनिया NH3 है बच्चे, यह जल में अत्याधिक घुलनशील गैस होता है। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा SO2, यह क्या करता है, तो यह आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है बच्चे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस वस्तु के कारण होगा जो रंग वह परावर्तित करता है। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा सभी रंगों का परावर्तन हो जाता है तो वस्तु उजले रंग का दिखता है। यदि किसी वस्तु द्वारा सभी रंगों का अवशोषण हो जाता है तो वस्तु काला दिखता है। याद रखिए, जिस रंग का वह परावर्तन करेगा वस्तु उसी रंग का दिखेगा, तो परावर्तित करता है। याद रखना है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। रंग की बात करेंगे तो रंग मुख्य रूप से, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला। याद रखिएगा, ठीक है, रंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक रंग, और लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। दूसरा रंग होता है द्वितीयक रंग। याद रखिएगा, लाल और हरा को मिलाने पर पीला रंग बनता है, ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर सियान बनता है, और लाल और ब्लू को मिलाने पर मेजेंटा बनता है। तो सियान, ठीक है, सियान, येलो, सियान और मेजेंटा, येलो, सियान और मेजेंटा, YCM, ये क्या है बच्चे, तो यह द्वितीयक रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट बढ़ाइए बाबू, क्वेश्चन बढ़ाइए, क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं बच्चे। ये देखिए क्या है हमारा, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग कौन होते हैं। देखिए रंगीन टेलीविजन जो होता है बच्चे वह प्राथमिक रंग पर आधारित होता है। कौन सा रंग पर, प्राथमिक रंग पर आधारित होता है। अभी मैंने बताया कि प्राथमिक रंग वह रंग होता है जिसे, जो किसी अन्य रंगों के मिलाने से प्राप्त नहीं होता है बच्चे, ऐसे रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और लाल, हरा और नीला ये क्या है, प्राथमिक रंग है। तो टीवी आपका इसी रंग पर आधारित होता है, लाल, हरा और नीला। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा,
हमारे आंखों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कलर की बात अगर करिएगा, सेंसिटिव कलर तो पीला होता है, जबकि हमारा आंख सबसे अधिक, ठीक है, अधिक आपको जो उसको सुकून महसूस होता है वह, ठीक है, वह हरे रंग में होता है। किस रंग में? हरे रंग में। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का, सबसे अधिक अपवर्तनांक, ठीक है, आपको बैगनी रंग का, सबसे अधिक, ठीक है, वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होगा। ध्यान में रखना है बच्चे, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है, और ठीक है, उसका आपको बिखरेगा वो नहीं, कम बिखरेगा बच्चे, वर्ण विक्षेपण भी कम होता है। ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर रेल की पटरी पर अपना कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर, ठीक है, मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है। इससे दो बार आवाज सुनाई देती है। देखिए, ध्वनि जो है, ध्वनि आपको ठोस में जब गमन करता है, ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि याद रखना है बच्चे, जब वो, ठीक है, जब वो आपको ठोस से गमन करेगा तो उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, लेकिन वायु से गमन करता है तो उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तो बच्चे, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है बच्चे? तो यहां देखिए क्या हो रहा है, ध्वनि का वेग इस्पात में की अपेक्षा अधिक होता है। वेग से कोई लेना देना ही नहीं है। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होता है। तो बच्चे, आपको यहां देख लीजिए क्या होगा कि एक ध्वनि उसको सुनाई देगी हवा से, जो देर से सुनाई पड़ेगी, जबकि पटरी में ध्वनि जो है वो तीव्र गति से सुनाई देगा। यानी ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग इस्पात में कितना होता है बच्चे? तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग, ठीक है, इस्पात में 5960 मीटर पर सेकंड होता है, 5960 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान में रखिएगा, 332 मीटर पर सेकंड होगा। तो आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सितार और बांसुरी, बच्चे एकदम ध्यान में दीजिएगा, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण होता है। बच्चे, आप मोबाइल में, ठीक है, अपने मम्मी पापा का आवाज सुनते हैं, भाई का आवाज सुनते हैं, आवाज सुनते बिना नंबर देखे आवाज सुनते ही आप बोलते हैं बोलो क्या बात है, आवाज सुनते ही बच्चे। तो यह मुख्य रूप से केवल एक गुण के कारण होता है, वह ध्वनि गुणता कहलाता है। केवल और केवल ध्वनि गुणता, यानी इसको बोला जाता है बच्चे ओवरटोन ऑफ द साउंड कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ध्वनि के 3 गुण होते हैं। पहला गुण तीव्रता या, ठीक है, तीव्रता या प्रबलता होता है। कितना ज्यादा ऊर्जा किसी ध्वनि में है वह उसके तीव्रता और प्रबलता को बताता है। एक दूसरी बात क्या होती है? तो बच्चे तारतम्य होता है। कोई ध्वनि पतला होगा, कोई ध्वनि मोटा होगा। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, बच्चों की ध्वनि पतली होती है, चिड़ियों की ध्वनि पतली होती है, लेकिन मर्द की ध्वनि, शेर की ध्वनि, इसका तारतम्य क्या होगा बच्चे? कम होता है। आवृत्ति क्या होगी? कम होगी, जबकि जो पतला ध्वनि होगा उसका तारतम्य अधिक होगा। ध्यान में रखिएगा, दूसरा गुण तारतम्य होता है, ध्वनि का पतला या मोटा होना। तीसरा गुण है गुणता। बच्चे, हर व्यक्ति का अपना एक टोन होता है, उसके आधार पर वह बातें करता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि का तीसरा गुण गुणता है। तो सितार की ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि, हारमोनियम की ध्वनि और अपने मम्मी पापा की ध्वनि आप क्या करते हैं? पता कर लेते हैं, ठीक है। इस गुण को ध्वनि गुणता कहा जाता है, यानी क्वालिटी ऑफ द साउंड कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप होता है वह नाभिक जिसमें आपको पता होगा कि जैसे ही आइसोटोप की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये देखिए मैं ले रहा हूं 1H2, 1H1, 1S2 और 1S3। बच्चे, मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये देखिए क्या हुआ, परमाणु संख्या सबके समान होंगे, तत्व सबके समान होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबके भिन्न भिन्न होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, ठीक है, आपको भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या कहते हैं बच्चे? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो यहां देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, परंतु पूर्ण गलत बात है। न्यूट्रॉन की संख्या मैंने क्या बताया? भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये आपका उपयुक्त आंसर है बच्चे। याद रखिएगा कि आपको आइसोटोप में परमाणु संख्या समान, तत्व समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चे लोग। बच्चा आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ठीक है, उधर लेके चलिए इसको।
तो यहां देखिए क्या है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक क्या है बच्चे, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो ऊपर वाले को पकड़िए, नीचे वाले को घटा लीजिए। 12 में से 6 को घटाए 6 न्यूट्रॉन यहां पर है, ठीक है। 14 में से 7 को घटाइए 7 न्यूट्रॉन है। 16 में से 8 को घटाइए 8 न्यूट्रॉन है। सम न्यूट्रॉनिक नहीं है बच्चे। यहां देखिए 12 में से 6 को घटाए 6 हो गया, ठीक है। यहां भी देखिए क्या होगा, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। यहां देखिए 10 हो जाएगा बच्चे। सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, समान न्यूट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। यहां घटाइए, ये देखिए 14 में से 6 को घटाइए, ये 8 हो गया। 14 में से 7 को घटाइए, यहां क्या हो गया, 7 हो गया। यहां 8 हो गया, ये भी सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। जरा इस पर बात करते हैं। यहां देखिए 8, यहां भी देखिए 8, यहां भी देखिए 8, ये सम न्यूट्रॉनिक है। याद रखिएगा, ऐसे तत्वों के परमाणु या आयन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं बच्चे। यानी यहां न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ाइए बच्चे। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ध्यान दीजिए बच्चे, एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कहा जाता है, जो एल्युमिनियम को क्षरण से रोक देता है, संक्षारण उसका नहीं हो पाता है। और एल्युमिनियम आपको देखिएगा, नया नया कुकर आप लेके आते हैं तो कुकर क्या होगा, काफी चमकीला होता है। कुछ दिन के बाद उस पर एक काला परत चढ़ जाता है, यानी वह एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी उसका एनोडीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा बच्चे, तो उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी जिससे उसका संक्षारण बंद हो जाएगा, संक्षारण वह नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस धातु से बनाएगी मिश्र धातु, ध्यान दीजिएगा जरा, किस धातु से बनाएगी मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल में उपयोग करते हैं बच्चे। तो आजकल सबसे अधिक आपको एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं बच्चे। किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, डिब्बों के निर्माण में, हवाई जहाज तथा रेल के निर्माण में करते हैं। और दूसरा धातु एक और है टाइटेनियम, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा बच्चे। पहले जमाने में, थोड़ा सा पहले अगर चलते हैं 8-10 साल पहले, तो एल्युमिनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। और एल्युमिनियम चूंकि ऑक्साइड, ठीक है, यह इसका ऑक्साइड जो है एनोडीकृत होने पर यह ऑक्साइड बना लेता है, संक्षारण नहीं हो पाता। यही कारण है कि आजकल, ठीक है, आपको हवाई जहाज में, रेल के डिब्बों में अधिक से अधिक मात्रा में एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग करते हैं। एल्युमिनियम के ड्यूरेलुमीन, ठीक है, मैग्नीशियम इत्यादि मिश्र धातुओं का उपयोग हम लोग सबसे अधिक आपको किस में करेंगे, तो बच्चे, ठीक है, रेल के डब्बे के निर्माण में और, ठीक है, और हवाई जहाजों में किया जाता है। मैग्नीशियम, ड्यूरेलुमीन याद रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः तत्व है बच्चे। तो आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन याद रखिएगा। सभी जैविक पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन तो होना ही होना है, हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है और अंत में नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है बच्चे। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये इंपॉर्टेंट मूल तत्व है जिसके जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था बच्चे। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है बच्चे। एल्केन है सभी। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और मिथेन CH4 हो गया, मिथेन CH4 हो गया, इथेन C2H6 हो गया, ठीक है, प्रोपेन C3H8 हो गया और, ठीक है, आपको ब्यूटेन C4H10 हो गया। यानी पहला ही नंबर आपका सही आंसर हो गया, यानी ए नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, तो निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी एल्केन है, सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना होता है, यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन का यौगिक होता है, इसे एल्केन कहा जाता है। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए मच्छरों के बारे में बच्चे, मच्छर ध्यान में रखिएगा कि मच्छर में क्या होता है, मॉस्किटो, ये क्या होगा, तो मादा मच्छर ही केवल आपको क्या करता है, तो रक्त को चूसता है। और, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, तो मलेरिया रोग, ठीक है, प्रसारित होता है बच्चे, मलेरिया। तो केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत बात हो गया, केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। मादा पौधों का रस चूसती है, ये गलत बात है, नर चूसता है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते, गलत बात है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते, ये सही है। तो 2 और 5 आपका आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, तो 2 और 5 आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा नंबर में है, तो डी नंबर में आपका आंसर है। याद रखिएगा कि, ठीक है, मच्छर जो है वो आपको मलेरिया जो है, मलेरिया वो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण
फैलता है और इसकी दवाई जो होती है वो क्विनीन होती है और सामान्य रूप से हम क्लोरोक्विन का भी उपयोग करते हैं बच्चे। आजकल क्विनीन यानी सिनकोना के छाल से क्विनीन प्राप्त होता है तो उसका उपयोग कम होता है। आजकल जनरली आपको किया जाता है किसका उपयोग बच्चे? तो क्लोरोक्विन का। चलिए बढ़ाइए बच्चा, क्वेश्चन बढ़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे। तो यहां देख लीजिए क्या है हमारा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्या कह रहा है? बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा प्राणी अपने आंत्र में जल ठीक है संग्रह कर लेता है? तो बच्चे आपको पता है आंत्र में जल संग्रह ऊंट कर लेता है। ऊंट को हम क्या करते हैं कहते हैं, तो इसको कहा जाता है, याद रखिएगा कि 40-40 दिनों तक बिना ऊंट ठीक है पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है बच्चे। इसके कुबड़ में वसा और जल स्टोर्ड होता है जो लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है अंतःप्रद्रवी जलिका यानी ठीक है आपको रुखड़ा अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर राइबोसोम होता है बच्चे। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम ऑक्जीसोम्स कहते हैं और इसी ऑक्जीसोम्स में जो राइबोसोम है वहीं पर आपको क्या होगा? तो ठीक है प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहां देखिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्जी उपकरण को स्रावी कोशिकाएं या यात्रा प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा? मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है बच्चे? तो ठीक है यह कहां बनेगा? तो दीर्घ अस्थि में बच्चे लसिका कोशिकाएं लिम्फ ठीक है लिम्फ सेल्स बनता है। ध्यान में रखिएगा लिम्फ सेल्स कहां बनेगा? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि लिम्फ सेल्स यानी लसिका कोशिकाओं का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहां पर होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि यह बोन मेरो में जनरली ठीक है रेड बोन मेरो में होता है। ध्यान में रखिएगा कहां पर होगा? तो रेड बोन मेरो में होता है। और यहां पर आपको रेड बोन मेरो तो है नहीं तो क्या होगा? तिल्ली में होगा बच्चे। कहां पर होगा? तिल्ली यानी स्प्लीन में होता है। कहां पर होगा? स्प्लीन में। यहीं पर आपको ठीक है आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये खत्म भी होता है। यकृत में आपको पता है कि विटामिन ए ठीक है ई के का निर्माण संश्लेषण होता है। यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है। अग्नाशय यह क्या है बच्चे? तो अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि होती है और यहां अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलेगा? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्च के जल अपघटन से ध्यान दीजिएगा। स्टार्च जब जल अपघटित होता है तो किसका निर्माण करता है बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? एमाइलेज का निर्माण होता है। स्टार्च क्या होता है बच्चे? तो यह कार्बोहाइड्रेट है और यह पॉलीसेकेराइड्स होता है। इसका फार्मूला C6H10O5N होता है बच्चे। और इसका जब जल अपघटन होता है तो क्या बनेगा? तो जल अपघटन से एमाइलेज का निर्माण होता है। याद रखना स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो एमाइलेज है बच्चे। ठीक है इन्वर्टेज और जैमेज, वहां से जैमेज एंजाइम निकलता है, उसको ग्लूकोज को यह बदल देता है इथाइल अल्कोहल में बदल देगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो बच्चे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए। याद रखिएगा ठीक है पेप्सिन जो है प्रोटीन को ठीक है पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है या एमाइलेज होता है बच्चे। तो ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी आपको। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ठीक है आपको 20वां नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहां पर आप नोट डाउन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये देखिए क्या है क्वेश्चन बच्चे। तो क्वेश्चन है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के ठीक है 25 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी? आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है CaCO3 के 25 ग्राम में मोल की संख्या है, मोलों की संख्या है बच्चे, मोलों की संख्या है। कितना मोल होगा जरा देख लेते हैं। संख्या है, मोलों की संख्या है, कितना मोल है? तो ये देखिए ए नंबर में हो गया कितना? तो 2। ये देखिए क्या होगा? बी नंबर में क्या होगा? 1/4। सी नंबर में क्या हो गया? तो 3। और डी नंबर में क्या हो गया? नन बच्चे, नहीं कोई नहीं। तो यहां देखिए मोल की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको नंबर ऑफ मोल्स बताया है। तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। बच्चे इसका कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालिए। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको पता है कैल्शियम का 40,
कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, यानी 100 ग्राम हो गया बच्चे। तो यहां देखिए 25/100, अब देखिए काट दीजिए इसको, 1/4 मोल होगा, यानी आपको 1/4 मोल आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1/4 मोल आ जाएगा। तो 2020 का ये सेशन जो है साइंस के नाम था बच्चे, और साइंस में हम लोगों ने 20 दमदार प्रश्नों का हल किया। लगातार हम लोग डेली अभी नित्य प्रतिदिन आपसे जुड़ रहे हैं। साइंस का जो स्पेशल टेस्ट होता है वो तो है ही है, लेकिन रविवार को आपको 7:30 बजे से लगातार हम लोग 50 क्वेश्चन को लेकर के मैं जुड़ता हूं आपसे, और ढेर सारे प्रश्नों का हल करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको जय हिंद, जय भारत।